स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण पर। हम यह मान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है E। ये जो बल रेखाएं हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र से मतलब होता है कि इन बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो या परिमाण है वो एक जैसा होना चाहिए और जो दिशा है वो भी एक जैसी ही होनी चाहिए, तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में ए बी, ये ए बी है, ये ए बी एक डाइपोल रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। अब हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा किस प्रकार से है, इसको हमने विद्युत क्षेत्र ई के साथ किसी एंगल पर रखा है। मान लीजिए वो एंगल है थीटा। इस एंगल पर हमने विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ रखा हुआ है। तो यहाँ पर ए बिंदु है, ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ तो इस पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, और इस दिशा में जो फोर्स होगा बी पर, जो बल लगेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, वो क्या होगा, वो होगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं। परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बी पर जो बल है वो क्यू ई है और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, और ए पर जो विद्युत बल है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक परिणामी बल जो होगा वो शून्य होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर इक्वल टू 0। परिणामी बल शून्य हो गया, परंतु इससे हम ये कह सकते हैं कि परिणामी बल यदि शून्य है तो इसके फलस्वरूप जो विद्युत द्विध्रुव है वो स्थानांतरण गति नहीं कर सकता। विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं कर सकता, यानी कि इस प्रकार से गति नहीं कर सकता जैसे ये यहाँ पर हम 0 मान लें, ये 1 मान लें और यहाँ से ये 2, इस प्रकार से गति आगे गति नहीं करेगा, स्थानांतरण गति नहीं होगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थानांतरण गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी स्थानांतरण गति, क्योंकि परिणामी बल का मान शून्य है। परंतु दोनों बल सरेखीय होने के कारण विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का निर्माण होता है। अब इसको हम समझते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। विद्युत द्विध्रुव पर किसका निर्माण हो रहा है, एक बल युग्म का निर्माण हो रहा है। बल युग्म का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखा जो है वो भिन्न भिन्न है। दोबारा से हम बता रहे हैं कि बी पर जो बल है वो एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर है और इस पे हमने क्या बल बनाया, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमारे पास कितनी है, 2L है। ए बी विद्युत द्विध्रुव है तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना बन रहा है, थीटा। विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत द्विध्रुव जो है वो थीटा कोण बना रहा है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो विद्युत बल है बी बिंदु पर F इक्वल टू क्यू ई है और ए बिंदु पर F इक्वल टू माइनस क्यू ई है।
तो इस बल की जो हम क्रिया रेखा कहेंगे वो ये है, और इस बल की क्रिया रेखा ये है। तो बल तो बराबर हैं, तो इसलिए स्थानांतरण गति नहीं होगी, परंतु इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि ये बल सरीखी नहीं है। सरीखी नहीं होने के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का निर्माण होता है जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, और उस बल आघूर्ण का जो मान होता है वो आवेशों के परिमाण या किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल है और बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल होता है। अब बल की क्रिया रेखा कौन सी है? ये बल की क्रिया रेखाएं हैं, और इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी? ये लंबवत दूरी होगी। इसको हमने नाम दे दिया सी बिंदु। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी हमारे पास क्या हो गई? BC। बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई हमारे पास? BC हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर बल आघूर्ण का मान निकालना चाहेंगे। तो बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण होता है बल आघूर्ण बराबर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल इनटू में बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो डायग्राम में देखते हैं हम, बल का परिमाण जो है वो Q ही है, और बल आवेश का जो परिमाण है Q है, यहाँ पर भी Q है। तो बल आघूर्ण को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉ इक्वल टू क्या आ गया? Q E। बल का परिमाण जो है वो Q E है। किसी एक आवेश पर लगने वाला बल कितना है? Q E है, और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है? BC। तो क्या आएगा? Q E इंटू BC। इस BC का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर डायग्राम को बना लेते हैं कि ये हमारे पास AB था, और हमने यहाँ पर इसको C बिंदु माना है, ये थीटा है, और ये 2L है AB। तो यहाँ से BC का मान निकालते हैं, इस त्रिभुज से BC का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या आएगा? BC अपॉन में AB। तो BC की वैल्यू क्या आई? BC की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? BC की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। BC की वैल्यू कितनी आएगी? BC इक्वल टू 2L साइन थीटा। ये हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू BC है, और AB का मान जो है वो 2L है। तो BC इक्वल टू क्या हो गया? 2L साइन थीटा। ये BC का मान है। तो अब इसको मान को हम वहाँ पर रखते हैं। तो टॉ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा, टॉ इक्वल टू Q इंटू 2L E साइन थीटा, और टॉ इक्वल टू क्या हुआ? Q इंटू 2L क्या होता है? परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं कि आवेशों के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल जो होता है वो विद्युत द्विध्रुव होता है। तो PE साइन थीटा,
तो टॉ इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, पी ई साइन थीटा। यहाँ पर पी क्या चीज़ है, यहाँ पर पी क्या है, पी है यहाँ पर क्यू इंटू टू एल है। पी क्या है, क्यू इंटू टू एल। हम इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम टॉ इक्वल टू क्या लिखेंगे, टॉ इक्वल टू आएगा हमारे पास, टॉ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई। टॉ वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, पी क्रॉस ई। ये सदिश रूप में फार्मूला है और इसकी जो दिशा है, टॉ की जो दिशा है वो लंबवत दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। टॉ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टॉ की वैल्यू हमारे पास आ गई थी पी ई साइन थीटा। तो ये किसी भी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, जो कि विद्युत द्विध्रुव जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी थीटा एंगल पर रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के साथ। थीटा जो है वो पी वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य का कोण है। अब यहाँ पर हम केस लेते हैं कि यदि मान लीजिए थीटा इक्वल टू जीरो है। थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी वो एक ही दिशा में है। विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो दिशा है वो एक ही है। तो उस स्थिति में हम ये लिख सकते हैं कि पी वेक्टर और ई वेक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो थीटा इक्वल टू जीरो हुआ। थीटा साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो इसलिए टॉ इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि विद्युत द्विध्रुव जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है तो उस विद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इसे विद्युत द्विध्रुव की स्थायी अवस्था कहते हैं, स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन हुई, स्थायी साम्य अवस्था हुई। कब हुई स्थायी साम्य अवस्था, जब थीटा इक्वल टू जीरो हो या विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो, तो उस स्थिति में स्थायी साम्य अवस्था प्राप्त होती है और उस स्थिति में द्विध्रुव पर किसी भी प्रकार का बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट केस हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए थीटा का मान जो है वो आपके पास 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ई की दिशा इधर है और हमने द्विध्रुव रखा है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो पी की दिशा इसके विपरीत हो गई। तो ई वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, समांतर हैं, परंतु उनकी पी और ई वेक्टर की एक दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो उस स्थिति में टॉ की वैल्यू क्या होगी, उस स्थिति में भी टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि साइन 180 जो होता है वो कितना होता है, जीरो। साइन 180 कितना होता है, जीरो। तो इसलिए टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टॉ की वैल्यू जीरो पहले और कहाँ थी, थीटा का मान जीरो रखने पर। यानी कि यदि विद्युत द्विध्रुव जो है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, तो उस स्थिति में हमारे को स्थायी साम्य अवस्था प्राप्त होती है, टॉ का मान जीरो प्राप्त होता है। और यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, तो उस स्थिति में हमें अस्थायी साम्य अवस्था प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अस्थायी साम्य अवस्था। अस्थायी साम्य अवस्था। अस्थायी साम्य अवस्था कब मिली, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री था, यानी कि पी वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में। स्थायी साम्य अवस्था कब मिली, जब ई वेक्टर और पी वेक्टर एक ही दिशा में है, तो स्थायी साम्य अवस्था मिलती है। और तीसरा केस हमारे पास, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो,
थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। तो उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। हम ये कहेंगे कि माइनस क्यू यहाँ पर है और प्लस क्यू यहाँ पर है, ई ये है इस प्रकार से, और पी की दिशा जो है वो ऐसे हुई। तो इसका मतलब ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस स्थिति में वैल्यू क्या आएगी हमारे पास टॉ की वैल्यू इस स्थिति में आएगी टॉ इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान 1 होता है, 1 होता है, तो टॉ मैक्सिमम कह सकते हैं कि टॉ मैक्सिमम हमारे पास क्या आ गया पी ए। टॉ मैक्सिमम क्या आ गया पी ए। तो बल आघूर्ण का कार्य है, बल आघूर्ण का क्या काम है, बल आघूर्ण का काम है विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना, उसी को हम स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। और यदि जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस स्थिति में बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, जिसकी 3 स्थितियां, एक स्थायी साम्यावस्था स्थिति है, एक अस्थायी साम्यावस्था स्थिति है और एक लंबवत स्थिति है। लंबवत स्थिति पर सबसे अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा। इस पे बेस्ड अपने एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि 1000 प्लस का 1000 माइक्रो कूलाम और माइनस 1000 माइक्रो कूलाम के आवेश परस्पर 2 mm की दूरी पर स्थित हैं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं माइनस का 1000 कूलाम और इसको इस प्रकार से बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को पूरा देख लें कि विद्युत द्विध्रुव को 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर। तो हम ये पहले ये बना लेते हैं विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसकी वैल्यू हमारे को दी हुई है 15 × 10⁴ और इसके साथ कितने डिग्री के एंगल पर ए बी जो एक विद्युत द्विध्रुव है और कितना डिग्री का एंगल बनाया है इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले तो विद्युत द्विध्रुव का मान निकालेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव का मान कैसे आएगा कि ए और बी विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर माइनस का 1000 माइक्रो कूलाम और यहाँ पर प्लस का 1000 माइक्रो कूलाम, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 2 mm है। कितनी है 2 mm। तो हम यहाँ पर पहले आवेश का परिमाण निकालते हैं। तो आवेश का परिमाण Q इक्वल टू 1000 माइक्रो कूलाम। तो 1000 माइक्रो का मतलब हुआ 10⁻³ कूलाम, सॉरी -6 हुआ। तो 10⁻³ ये है, 10⁻⁻6 ये है, तो कितना बचा 10⁻³ कूलाम। ये Q का परिमाण आ गया। और इनके बीच की दूरी 2L कितनी है हमारे पास, 2L है 2 mm। तो 2 mm को मीटर में बदल लेते हैं, 10⁻³ मीटर, 2 × 10⁻³ मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या आएगा, क्या फार्मूला होता है Q × 2L। तो Q कितना है हमारे पास 10⁻³ है, 10⁻³ और 2L कितना है 2 × 10⁻³ तो कितना आया, P की वैल्यू कितनी आई, P की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 × 10⁻⁻6 कूलाम इंटू मीटर। ये P की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है हमारे को क्वेश्चन में देखें, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। और अभी हमने कार्यरत बल आघूर्ण का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या निकाला था, टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। 90 की जगह पर हम क्या कह सकते हैं थीटा। तो
मेन फार्मूला हमारे पास बल आघूर्ण का यही है, टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो टॉ इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 2 गुणा 10 की घात -6, 2 इंटू 10⁻⁻6। और ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार, 15 गुणा 10 की घात 4। और थीटा कितना है, 30 डिग्री। 15 गुणा 10 की घात 4 और थीटा जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 दूना 30 गुणा में 10 की घात -2 और गुणा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये इससे कट गया, 15 आ गया। तो कितना आया, 15 गुणा में 10 की घात -2 न्यूटन इंटू मीटर। ये बल आघूर्ण आ गया। तो ये दो आवेश यदि हमारे पास हैं, 1000 माइक्रोकुलाम का और एक है -1000 माइक्रोकुलाम, दोनों एक दूसरे से 2 mm की दूरी पर स्थित हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं और इस कंडीशन में स्थित हैं। विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र का मान है 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो उस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण जो होगा वो कितना निकाला हमने, 15 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन इंटू मीटर। 15 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन इंटू